हेलो गाइस। आई होप डू यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अकाउंटेंट्स का CUET 2023 प्रीवियस ईयर एग्जाम। माय नेम इज सौरभ खनेजा एंड हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे किस तरीके से CUET का पैटर्न है, किस तरीके से हमारे को उसको बहुत टाइम के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, Aradhya Limited had debt equity ratio of 2.5:1. State which of the following transaction will not affect the debt equity ratio. आपको डेट इक्विटी रेशियो उसने बता दी 2.5:1 है। वो बोल रहा है कि कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन हम लोग करें जिसकी वजह से हमारी जो रेशियो है वो इफेक्ट ना हो। ठीक है, चलिए, अगर मैं परचेज करता हूँ, पहला अगर मैं ऑप्शन पढ़ूं, परचेज 15 लाख कि हमने मशीनरी खरीदी है बाय टेकिंग लोन, बैंक लोन ऑफ रुपीज 12 लाख। यानी कि अगर मैं मशीनरी खरीद रहा हूँ तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अपना बैंक का लोन ले रहा हूँ। बैंक का लोन लूंगा तो इससे क्या होगा, मेरा डेट इंक्रीज होगा। डेट इंक्रीज यानी कि रेशियो में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, क्योंकि रेशियो क्या बोलती है, डेट अपॉन में इक्विटी। अगर मेरा डेट बढ़ गया तो इक्विटी पे भी इफेक्ट आएगा। सेकंड ऑप्शन, 2 लाख रुपीज पे टू द क्रेडिटर्स। 2 लाख रुपए क्रेडिटर को पे कर दिए। अगर मैंने क्रेडिटर को पे कर दिया तो इस केस में, सेकंड केस में क्या होगा, मेरा जो उधार है वो कम हो गया। अभी भी जब मैंने उधार कम कर दिया तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ये इफेक्ट हो सकती है। थर्ड पार्ट पढ़ो, कन्वर्शन ऑफ 1 लाख डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। मैंने क्या करा, डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी के अंदर, यानी कि डिबेंचर कम हो गए, इक्विटी मेरा बढ़ गया, दोनों पे इफेक्ट पड़ गया। इससे भी मेरी रेशियो चेंज हो जाएगी। इसके अंदर क्या हो गया, मेरा डिनोमिनेटर बढ़ गया और न्यूमरेटर कम हो गया, जिसकी वजह से रेशियो में बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, पार्ट 4 इज सेल्स ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की सेल हुई है, 5 लाख की बुक वैल्यू थी, 5,50,000 की सेल हो गई। यानी कि 50,000 से मेरा प्रॉफिट हो गया। ना तो उसके ऊपर कोई डेट का फर्क पड़ा, ना मेरा इक्विटी पे फर्क पड़ेगा, शेयर होल्डर फंड पे कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ना ही मेरा कोई डेट है, ना कोई डेट से फर्क पड़ेगा। तो आंसर विल बी माय फोर्थ पार्ट, सेल ऑफ फर्नीचर, जिसकी बुक वैल्यू थी 5 लाख और 5,50,000 में सेल कर दी मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना। अगर हमारे को इसको बहुत जल्दी से सॉल्व करना है तो इसका एक ही तरीका है। अगर हमारे को ए पार्ट का आंसर मिल जाता है तो हम चेक करेंगे सीधा ऑप्शन में कि ए पार्ट में वो ऑप्शन कहाँ दिखा रहे हैं। मान लो ए का सेकंड है, ठीक है, जस्ट एक इमेजिनेशन लेते हैं कि ए का सेकंड है, तो इसमें तो सेकंड ऑप्शन भी बता रहा है और फोर्थ भी बता रहा है। उस केस में मैं नेक्स्ट चेक करूंगा अपना आंसर पता करने के लिए। और ऐसा भी नहीं करना कि भैया अगर मेरा एक पार्ट में आंसर आ गया तो बस मैं उसके बाद क्रॉस चेक ना करूं। क्रॉस चेकिंग जरूर करनी है। हो सकता है गलती से हमने कुछ ऊपर नीचे कर दिया हो, जल्दबाजी में टिक गलत कर दिया हो, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, जिसकी वजह से हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलिए, अकाउंटिंग बेसिस फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किस पे होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स? नहीं, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। कैश बेसिस, हाँ, कैश फ्लो का नाम से ही पता लग रहा है कि वो कैश बेसिस के हिसाब से है, कि भैया जो भी मैं करूंगा वो कैश बेसिस है। इसमें देखो, अगर मैंने आंसर 2 एक्सपेक्ट किया था तो आंसर 2 ही है हमारा। वो सेकंड भी बता रहा है और फोर्थ भी बता रहा है, मैं कैसे पता करूं आंसर सही है? आई विल चेक द बी पार्ट। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल कम्स अंडर। मैं पे कर रहा हूं तो इनफ्लो होनी चाहिए या आउटफ्लो होनी चाहिए? आउटफ्लो होनी चाहिए। डिविडेंड पेड हो गया आउटफ्लो। और डिविडेंड जो है हमारा किससे रिलेटेड होता है,
फाइनेंसिंग से रिलेटेड। क्यों फाइनेंसिंग से रिलेटेड होगा? क्वेश्चन तो ये भी बनता है क्यों फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। अगर आप कोई भी इक्विटी कहीं से भी पैसा रेस कर रहे हो तो वो हमेशा कहाँ पे जाएगा? फाइनेंसिंग में जाएगा। कभी भी किसी भी जगह से आप अपनी कंपनी के लिए पैसा रेस कर रहे हो काम चलाने के लिए, तो डेट विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसका ऑप्शन क्या बन गया? बी का फोर्थ पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब जरा चेक करो ऑप्शन के अंदर, सेकंड ऑप्शन बता रहा है बी का फोर्थ है, फोर्थ सेकंड ऑप्शन बता रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। आप क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। सी का वन, इट कैन नॉट बी कंसिडर एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं करा जाता। क्या है वो? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। सही बात है भाई, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग के अंदर आना चाहिए। ठीक है। डी पार्ट थर्ड, इट कैन बी क्लासिफाइड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल को हम जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। इट कैन बी और इट कैन नॉट बी। ठीक है, चलिए ऑप्शन है हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, द कॉमन फील्ड यूज इन रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स आर कॉल्ड। अगर मैं एक कॉमन फील्ड बतानी है कि किस में मैं करता हूँ, टेबल फील्ड, हर चीज को टेबल से करता हूँ क्या? नहीं। जॉइंटली करता हूँ? नहीं। मेन फील्ड और की फील्ड। अब देखो, इसका आंसर है की फील्ड। क्यों है इसका आंसर की फील्ड? क्योंकि एक कॉमन है हर एक जगह पे, जो मुझे अप्लाई करनी ही करनी है। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, अगर वो रूल है तो रूल रहेगा। ठीक है, दैट विल बी की फील्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो कैश जो भी रिसीव्ड हो रहा है सेल्स ऑफ एसेट आर अप्लाइड इन फॉलोइंग ऑर्डर। किस तरीके से अप्लाई करा जाएगा वो बताइए। सबसे पहले जो भी मेरे पास कैश आया उसकी पेमेंट सबसे पहले किसको होनी चाहिए? पेइंग टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनलिटी। सीधा पार्टनर में बांट लेंगे क्या पैसा? नहीं, पार्टनर में तो सबसे लास्ट में बढ़ता है। टू हिम और हर ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, ये तो सबसे लास्ट में होगा। इन पेइंग द सिक्योरिटी डेट्स ऑफ द फार्म टू द थर्ड पार्टी, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला मेरा काम क्या होता है? ये थर्ड पार्टी को पे करो। अब देखो जरा ऑप्शंस के अंदर, अगर मैं बात करूं तो बी पार्ट कहाँ पे दिखा रहा है? सेकंड में दिखा रहा है सिर्फ। आंसर विल बी बी पार्ट। एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी को पे कर दिया, उसके बाद ई पार्ट वगैरह, इन पेइंग अनसिक्योर्ड डेट्स ऑफ फ्रॉम। ऑब्वियसली पहले सिक्योर क्यों करूंगा? क्यों सिक्योर को करूंगा? मैंने बैंक से लोन लिया है और एक मैंने अपने किसी जानकार से लोन लिया है। भाई पहले किसको पे करूंगा? पहली जिम्मेदारी है हमेशा सिक्योर्ड को पे करने की, जो रजिस्टर्ड है, दैट इज बैंक लोन। ठीक है, उसको पे कर दिया, उसके बाद कोई अनसिक्योर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी अपने रिश्तेदार से लिया, तो उसको पे करूंगा। उसके बाद इन पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द फर्म और एडवांस्ड एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल से हट के उसके उसने क्या दे रखा है? लोन हो सकता है दे रखा हो पार्टनर का, इंटरनल लायबिलिटी जिसको बोलते हैं। तो थर्ड विल बी इंटरनल लायबिलिटी को पे करना। पहले सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी पे कर दिया, अब एक्सटर्नल। उसके बाद लास्ट में क्या करूंगा? पेइंग अपने जो भी पार्टनर है, जो भी उसको पे करना है वो पे कर दूंगा, जैसे उसकी सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, वो सारी चीजें। और अगर उसके बाद कुछ बचता है, द रेसिड्यू, मतलब जो बचा वो कुछ जो बचा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है रेसिड्यू वाला पार्ट हमेशा लास्ट में दिया जाता है पार्टनर्स को। बचेगा तो भाई दे देंगे, नहीं बचेगा तो हम कहाँ से देंगे। ऑल राइट, अगर हम इसके अंदर एक ऑप्शन को गेस कर लेते हैं, पहला ऑप्शन बता देते हैं, तो बाकी के सिर्फ और सिर्फ क्रॉस चेक करने हैं। ठीक है, ताकि हमारा पेपर बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फर्नीचर है 7,000। ठीक है भाई, 7,000 रुपये का सामान जो है वो बिका है। बुक वैल्यू कितनी है भैया? 10,000 रुपये। अमाउंट टू बी शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विल बी,
भैया 10,000 की चीज है, 7,000 में बिकी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहाँ दिखाऊंगा? रिसिप्ट हुआ, पेमेंट हुआ है। ये तो भैया, तो साफ पता लग रहा है कि रिसिप्ट पैसा आया ही होगा, बेचा है तो कुछ है तो रिसिप्ट। ऑप्शन बन गए मेरे फर्स्ट या सेकंड। कितनी रिसिप्ट आई है? 7,000। तो ऑप्शन विल बी माई 7,000 ऑन द रिसिप्ट साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द की कॉम्बिनेशन विच कोलैप्स द रिबन इज। कोलैप्स कर रही है रिबन को, क्या होता है वो? दैट विल बी कंट्रोल प्लस F1। चीजों को हमेशा कोलैप करती है ये, चीजों को मिलाती है आपस में। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। ये अकाउंटिंग में है ये, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। क्वेश्चन नंबर 7। इफ देयर अपीयर्स अ टूर्नामेंट फंड, अगर मेरे पास एक टूर्नामेंट फंड है, तो जो भी उसके एक्सपेंसेस आएंगे वो कहाँ से डिडक्ट किए जाएंगे भाई? अगर मेरे पास एक स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं इससे हटके, फॉर एग्जांपल मेरे पास WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और उसका कुछ क्लेम आ जाता है, तो मैं उसको कहाँ से बेयर करूंगा? ऑब्वियसली भी WCR से करूंगा। तो अगर मेरा टूर्नामेंट फंड है, तो अगर मेरा टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई भी खर्चा होता है तो मैं कहाँ खर्चा करूंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में थोड़ा डाल दूंगा भाई, ऑलरेडी उसका फंड बना तो रखा है ना, इसमें तो दोनों में से किसी में नहीं जाएगा। बाय वे ऑफ एडिंग ऑफ टू द टूर्नामेंट फंड, भाई एक्सपेंस है, ऐड थोड़ा करूंगा। बाय सब्ट्रैक्टिंग। टूर्नामेंट फंड एक्सपेंस है, भाई इनकम और कहीं से पैसा आ रहा होता तो ऐड कर देते, तो थर्ड ऑप्शन सही था। उसने साफ क्या मेंशन करा हुआ? एक्सपेंसेस है। भैया एक्सपेंसेस तो डिडक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। लीसा, मोनिका एंड अनीशा। ये तो 12th का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। CUET का भी फेवरेट बन गया लग रहा है। चलिए। लिसा, मोनिका एंड निशा, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:2:1। कैपिटल थी 50,000, 50,000, 25,000। मोनिका जो है उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, उसके रिजर्व बन रहा है। उसकी डेथ की डेट पर जो रिजर्व है बैलेंस शीट में, डेट विल बी 15,000। गुडविल जो है फर्म की वो 30,000 है। प्रॉफिट जो रिवैल्यूएशन का है वो 7,050, 7,050। तो कितना पैसा मैं उसके एग्जीक्यूटिव में डालूं? चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो उसका बैलेंस BD कितना है? 50,000। ठीक है, प्लस भैया उसका रिजर्व है। रिजर्व कितना बटेगा? रिजर्व की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 15,000 रुपीज का रिजर्व है, और उसका जो शेयर है वो है हमारा 2/5। ठीक है, तो दिस विल बी 6,000। उसके बाद गुडविल है फर्म की। गुडविल का इसका कितना हिस्सा है भाई? 30,000 रुपये की गुडविल है। उसी का शेयर कंपनसेट होता है हमेशा। तो गुडविल का पार्ट आ गया हमारे पास 12,000। तीसरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। चलिए उसका रिजर्व निकालते हैं जरा एक बारी। रिजर्व कितना आएगा भाई? 7,050 मल्टीप्लाई बाय 2/5। कट करो जरा। 1,410। यानी कि आंसर क्या आएगा इधर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में? 2,820। तो इसका टोटल आ गया हमारे पास 70,820। डेट विल बी सेकेंड पार्ट। ठीक है, एक एक चीज को, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था भाई, इसको बहुत ध्यान से करना है। जो भी उसको मिलेगा, सारी चीजें प्लस कोई चीज ऐसी होती जो फॉर एग्जांपल लॉस होता कोई, ठीक है, कोई टाइप का एक्सपेंस होता तो वो उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज उसको मिलेगी तो सारे की सारी चीजें प्लस। क्वेश्चन नंबर 9। द नीड ऑफ कोडिफिकेशन इज। क्या नीड है नोटिफ कोडिफिकेशन की? मैं कोडिंग क्यों करता हूँ? हम लोग कंट्रोल प्लस Z दबाते हैं चीज दोबारा से करेक्ट करने के लिए।
कंट्रोल प्लस सी दबा रहे हैं कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस वी दबा रहे हैं पेस्ट करने के लिए, क्यों कर रहे हैं? अपने काम को इजी करने के लिए। बार बार क्लिक करते रहेंगे कॉपी पेस्ट, इससे बढ़िया भैया कंट्रोल प्लस सी दबाया, हो गया कॉपी, कंट्रोल प्लस वी दबाया, हो गया पेस्ट। अपने काम को इजी कर रहा हूँ। कोडिफिकेशन हमेशा हमारे काम को इजी करने के लिए बनाई जाती है, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग है, एक को करेंगे उसके बाद बाकी का चेक करेंगे सिर्फ। ठीक है। उसने बोला ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, पढ़ लेते रजिस्ट्री में से। सबसे पहले मिनिमम अमाउंट डेट मस्ट बी रेज्ड, नहीं यार वो तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस हो गया, बी का हो गया फर्स्ट पार्ट तो। सेकंड, एप्लीकेशन रिसीव्ड इज मोर देन शेयर इशूड, हाँ एप्लीकेशन रिसीव्ड है जो हुई है वो ज्यादा हुई है इशू से, डेट विल बी कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, जिसमें हम लोग ट्वेल्थ में प्रो डाटा भी करते थे। ठीक है। तो ए का सेकंड बोल दिया उसने दो पार्ट में या तीन पार्ट में। बी का हमने भी पता करा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम अमाउंट डेट मस्ट बी रेज, तो बी का हो गया फर्स्ट पार्ट। देखो जरा बी का फर्स्ट पार्ट कौन सा बता रहा है, सेकंड बता रहा है, बाकी का चेक कर लेंगे क्रॉस चेक। सी का फोर्थ, अंडर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन रिसीव्ड इज लेस देन, सही है। प्राइवेट प्लेसमेंट अलॉटमेंट ऑफ शेयर विदाउट इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, सही है। ठीक है। एक ऑप्शन से हमने बाकी के सारे सिर्फ क्रॉस चेक करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेड करेंट लाइबिलिटीज इंक्लूड, करेंट लाइबिलिटी किस किस चीज को इंक्लूड करती है? ट्रेड रिसीवेबल को करेगी क्या? रिसीवेबल है, पेबल होता तो कर भी देते, नहीं। अनक्लेम्ड डिविडेंड, हाँ भाई अभी तक मिला, अभी तक हमने क्लेम नहीं करा डिविडेंड। ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन अ लोन, इंटरेस्ट एक्रूड हो गया लेकिन अभी तक ड्यू नहीं करा, ये आएगा, लाइबिलिटी है हमारी, लोन है ना। डी पार्ट एक्सेप्टेंस, हाँ भाई एक्सेप्टेंस होते हैं, सारी की सारी लाइबिलिटी के पार्ट है वो तो। 12% डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर्स, अरे भाई 4 ईयर्स है, करंट लाइबिलिटी तो बन ही नहीं सकती, तो आंसर विल बी माई बी सी डी सेकंड पार्ट। समझ में आ गया सबको? अनक्लेम डिविडेंड जो अभी तक क्लेम नहीं करा गया, इंटरेस्ट एक्रूड है भैया अभी तक पे नहीं करा, क्यों नहीं करा, एक्सेप्टेंस है भाई। ठीक है। अब इसमें से ओड वन आउट पता करो, क्या आएगा? इश्यू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग का पार्ट है ना, हाँ भाई। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, भाई उसी का ही पार्ट है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी है। रेंट रिसीव्ड, ये तो नहीं है, रेंट पेड होता तो मैं मान लेता, हालांकि रेंट पेड भी ऑपरेटिंग का पार्ट है। रेंट रिसीव्ड किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, कोई भी चीज रिसीव्ड है तो that will be odd one out, answer will be fourth part। आंसर आएगा मेरा फोर्थ पार्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट एंड शेड द नेचर ऑफ एक्टिविटी अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसने मशीनरी खरीदी है 5 लाख रुपए की, 50% चेक से दे दिया और बाकी का बॉन्ड दे दिया। ठीक है। 5 लाख रुपए का अगर मैं 50% की बात करूं तो मैंने उसको कितने पैसे दे दिए, 2.5 लाख रुपए आउटफ्लो हो गया मेरे, ऑन द स्पॉट जो हुआ है। ठीक है। और बाकी का 2.5 लाख रुपए मेरा बॉन्ड, यानी कि ये फाइनेंसिंग का पार्ट हो गया बाकी का। ठीक है। अब मैंने ऑप्शन, उसने फाइनेंसिंग का तो पार्ट ही नहीं दिया, ऑप्शन क्या है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग में कितना डालूं, आउटफ्लो
मशीनरी है भैया, आउटफ्लो जाएगा तो इन्वेस्टिंग के अंदर ही, क्योंकि ये मेरा तो एसेट है ये। ठीक है, अब आउटफ्लो 5 लाख जाएगा, इनफ्लो तो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि पैसा आ ही नहीं, मैं मशीनरी खरीद रहा हूँ, तो पैसा तो जाएगा ना, आएगा थोड़ी ना। ठीक है, आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का 5 लाख रुपए का होगा या 2.5 लाख रुपए का होगा? कितने पैसे मैं पे कर रहा हूँ एंड टू एंड? 2.5 लाख। तो कितना आएगा? 2.5 लाख। 5 लाख क्यों लिखूं जब पे ही, जब भी मैं उसको 2.5 लाख कर रहा हूँ तो। लेजेंड्स कैन बी रीपोजिशनड ऑन द चार्ट। कहाँ डालूंगा लेजेंड्स को? कहीं पे भी डाल दो यार, कोई दिक्कत नहीं होती। जरूरी थोड़ा कहीं कोने वोने पे डालो, राइट साइड पे डालो, कहीं पे भी डाल दो लेजेंड्स को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, वाइल कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड द सीक्वेंस फॉलोड इज। कौन सी सीक्वेंस को फॉलो करूंगा? सबसे पहले क्या निकालूं? सारे ऑप्शन मेरे को डी 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 बता रहे हैं, तो इसका मतलब है सबसे पहले तो भैया एवरेज प्रॉफिट ही निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा, कंपैरिजन करना है ना। अब देखो ऑप्शन, देखो डी और सी दो पार्ट बता रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ, अब इन दोनों में से कोई होगा। अगला चेक कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद दोनों को माइनस करके क्या निकल के आता है? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन बता रहा है? सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है। आंसर विल बी फर्स्ट पार्ट। बाकी का क्रॉस चेक कर लो। बी पार्ट कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के हम लोग गुडविल निकाल लेते हैं। ठीक है, गुडविल तो वैसे भी लास्ट, जब उसने गुडविल निकालने का ही प्रोसेस बताया है, तो गुडविल तो वैसे भी लास्ट में ही आनी चाहिए थी। ई पार्ट ही होता वो तो, चलो उन्होंने सारे ऑप्शन में ई पार्ट कर रखा है लास्ट में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, द स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और स्टेप क्या इन्वॉल्व होते हैं? बताओ, सोचो, देखिए जरा। ट्रांसफर द नेट प्रॉफिट ऑन टू द क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन। ठीक है, डिवाइड द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो सबसे लास्ट का स्टेप है, तो बिल्कुल एंड हो गया, फिफ्थ स्टेप है। एसेट एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑफ फॉर ऑल द चार्जेस। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बोल रहा है, तो ऑब्वियसली सारे नेट प्रॉफिट में से सारे चार्ज माइनस ही करूंगा। तो पहला स्टेप तो हो गया सी पार्ट, उसके बाद तो जाके उतारूंगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट, यानी कि आंसर आना चाहिए सी ए। देखो जरा, एक ही ऑप्शन है सी, तो सेकंड पार्ट हो गया। बाकी क्रॉस चेक कर लेते हैं। उसके बाद जब मैंने उतार दिया, तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे डालूंगा। ठीक है, और उसके बाद क्रेडिट, जितनी भी मेरी इनकम्स आने वाली है जैसे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, वो सारे डालूंगा, और एट द एंड डिवाइड कर दूंगा, कुछ अगर बचा कुछ होगा तो। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडरेशन डिवेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इंक्लूड्स डिवेंचर्स। डिवेंचर जो मैंने इशू करे हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसमें क्या क्या आ सकता है? देखिए जरा, बैंक एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी में मैं पे कर रहा हूँ। इशू टू वेंडर, भैया वेंडर तो होते ही अदर देन कैश है। बी पार्ट तो ऑप्शन हो गया। ठीक है, इशू टू पब्लिक, पब्लिक को इशू कर रहा हूँ भाई, उससे तो पैसा लूंगा, फ्री में थोड़ी ना दे दूंगा उनको, उनसे तो भैया पूरा पैसा जाएगा। तो सी तो नहीं हो सकता। ठीक है, डी क्रेडिटर्स, हाँ भाई डी तो हो सकता है, क्रेडिटर को पे करना, इशू फिर कैश की तो गलत है, ये भी गलत है। कोलेटरल सिक्योरिटी से, यानी कि ए, बी और डी, ए बी डी हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी, ऑप्शंस को देखते जाना है और हमारा आंसर निकल जाएगा उससे। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे आपको उसी के अंदर आंसर मिल जाएगा। अदर देन कैश पूछ रहा था, तो कैश का तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 18th, ए बी एंड सी ओ परचेज
एसेट जिसकी वैल्यू थी 28,80,000 रुपये फ्रॉम द वेंडर, इशू करे 100 रुपए का एक डिवेंचर है जो कि डिस्काउंट पे इशू करे 4 रुपए की। फुल सेटिस्फेक्शन है, यानी कि जितने की वैल्यू है उतने की परचेज कंसिडरेशन है। कितने डिवेंचर ने मैंने इशू करे, इसका तो फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा। जितने भी पे करने हैं डिवेंचर से डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू है भैया, डिस्काउंट पे इशू करें तो 100 - 4%, यानी कि 4 रुपीज। आंसर विल बी 96। करो जरा 28,80,000 को डिवाइड करना है हमारे को 96 रुपीज से। आंसर विल बी माई 30,000। कट करोगे आंसर आएगा 30,000। ठीक है, फॉर्मूला है इसका सीधा सीधा। फॉर्मूले को ध्यान रखना है, जो भी पे करना है उसको डिवाइड कर दो वैल्यू ऑफ डिवेंचर से। ठीक है, 19th। ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भाई, इसको बहुत ध्यान से समझना है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन ड्यूरिंग 2020-21। पेमेंट करी है क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर जो है वो, उनसे मशीन हमने परचेज कराया मेडिसिन को 3,70,000 का, 3,70,000 रुपये का हमने परचेज करी, तो ये तो सबसे पहले आएगा ही आएगा। अब साल की शुरुआत में और एंड में क्रेडिटर बता रहा है मुझे, इसको ना जरा एक बार कॉलम से करते हैं। यहाँ पे 25,000 रुपये है, यहाँ पे 17,000 रुपये है। ये जो क्रेडिटर 17,000 रुपये होंगे ये यहाँ के होंगे, और ये वाले इससे प्रीवियसली होंगे। ठीक है, बीच में कितने के रह गए, 8,000 रुपये के मैंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी ना इस साल। इस साल मैंने किसी, जो 8,000 रुपये के हैं वो मैंने आप बाद में यहाँ पे पेमेंट कर दी, जो इस साल से रिलेटेड था भी नहीं, और मैंने फिर भी पेमेंट कर दी। तो मैं इसको क्या करूंगा भाई, ऐड बैक कर दूंगा। बीच का जो गैप आ रहा है 8,000 का, ये मैं वापसी ऐड बैक कर दिया। क्यों, क्योंकि इस साल से रिलेटेड नहीं है भाई। 25,000 तो पिछले साल का ही था, इस साल 17,000 रह गया। तो जो 8,000 में पेमेंट मैंने कर दी वो कब की करी है भाई, ये तो मैंने 2019 वाले की करी है, 19-20 की करी है। ठीक है, तो 20-21 में तो कोई है ही नहीं मेरा क्रेडिटर। ठीक है, चलिए अगला, इसके बीच में देख लेते हैं भैया। इसको भी उसी तरीके से करेंगे। चलिए, 62,000 रुपीज के स्टॉक था मेरे पास। ठीक है, अब जो स्टॉक रह गया वो 54,000 रुपीज का रह गया। 8,000 रुपये का डिफरेंस तो यहाँ पे भी आ रहा है। पिछले साल इतना स्टॉक था, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। इसमें से 8,000 का मैंने बेच दिया, इस साल मैंने सेलिंग कर दी। तो मैं क्या करूंगा, अपने उसको माइनस करूंगा कॉस्ट, भैया 8,000 रुपये का मैंने कम कर दिया ना, डेट विल बी माइनस। ठीक है, अब आ जाओ इधर, 7,000 का डिफरेंस है, इसको क्या करेंगे। एडवांस मैंने पहले दे रखे थे 11,000 रुपये, अब हो गए 18,000 रुपये। यानी कि जो ये 11,000 रुपये पे करे होंगे वो आगे के लिए पे करे होंगे, और ये 18,000 रुपये ये और आगे के लिए है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप रहा इस साल का, वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। क्यों, मैं एक्स्ट्रा पैसे 11,000 था 18,000 बना दिया मैंने, 7,000 रुपये जो एक्स्ट्रा दे दिए वो किस अगले साल के लिए दे दिए, इस साल के थोड़े ना। इस साल से रिलेटेड होते तो प्लस हो जाते, पिछले साल से रिलेटेड है पेमेंट, डेट विल बी दिस। कितना आएगा जरा चेक करो, 3,63,000। आंसर नंबर 1। ठीक है, ये वाला 8,000 हमने प्लस कर दिया, ये वाला 8,000 मैंने माइनस कर दिया, और ये वाला 7,000 भी मैंने माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि एडवांस अगले साल के लिए होता है, तो वो माइनस। सेल्स करी है, स्टॉक जो है मेरा वो कम हो रहा है, तो इसलिए माइनस।
और यहाँ पे मेरे क्या हो रहा है, आउटस्टैंडिंग बढ़ रही है, सॉरी घट रही है इस साल की। इस साल मैंने पेमेंट कर दी, तो वो पिछले साल की थी। पिछले साल की पेमेंट अगर मैं माइनस कर दी तो वापसी यहाँ पे प्लस करूंगा ना। ठीक है। हमारे को इसको बहुत ना इसी तरीके से ध्यान में रखना है कि किस साल की हम लोग कर रहे हैं। इस साल से रिलेटेड है तो सही है भाई, प्लस वाली चीज प्लस हो जाएगी, माइनस वाली चीज माइनस हो जाएगी। पिछले साल से रिलेटेड है या अगले साल से रिलेटेड है, तो जो भी प्लस हुआ होगा वो यहाँ पे माइनस, और माइनस हुआ होगा तो प्लस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वो, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फार्म आउट ऑफ द टोटल डेटर्स ऑफ 2,50,000, 10,000 तो हो गए भैया बैड डेट्स। 2.5 लाख रुपए के थे, 10,000 ने तो कह दिया भैया हम पैसे नहीं दे सकते। कितने रह गए? 2,40,000 रह गए। अब इस 2,40,000 में से भी 70% पैसा मिला है। 70% पैसा मिला भाई। 2,40,000 का 70% कितना आ गया? 1,68,000 रुपीज मुझे मिले हैं। तो इन द गिवन केस बैंक कितने से डेबिट होगा? 1,68,000 से 70% पैसा मिला ना 2,40,000 का। गलती क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं 2.5 लाख का निकाल देते हैं, बट उसने बोला रेस्ट जो बचा कुचा है वो रियलाइज हुआ 70% पे। ठीक है। 21 क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर। पार्टनरशिप डीड किससे प्रिपेयर होती है? प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। कंपनी कंपनीज एक्ट से होती है, पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट से होती है। ठीक है। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। ऑथराइज कैपिटल है आपकी, रिजर्व कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है। चलिए देखते हैं इसको। ऑथराइज कैपिटल ये बोल रहा है, अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विल बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। नहीं यार, ये वाला वो वाला पैसा थोड़ी ना होता है, ये तो रिजर्व कैपिटल में बन गया। तो बी का तो बन गया भैया फर्स्ट। रिजर्व कैपिटल तो तब मांगा जाता है ना जब खत्म हो जाए, बिजनेस खत्म करने वाला टाइम हो। अथराइज कैपिटल क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कुड रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मैक्सिमम अमाउंट वो तो अथराइज कैपिटल है। तो ए का तो सेकंड है, तो सारे ऑप्शन ए का सेकंड बता रहे हैं। बी का फर्स्ट है, इसमें भी दो ऑप्शन बता रहे हैं, ए और थर्ड। अब हमारे को सी भी चेक करना पड़ेगा। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितना होता है? कैपिटल इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अरे वाह, सी का तो थर्ड ही है, यानी कि मेरे पास आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। फोर्थ है, रीचेक करने के लिए डी का भी फोर्थ बता रहा है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो अमाउंट कॉल्ड अप मांगी है लेकिन पूरे पैसे मिले नहीं है। ठीक है, तो वो नॉट पेड अप में आ गया। देख रहे हो अब इसके अंदर हमने क्या करा है, एक दो ऑप्शन चेक करने हैं, बाकी सारा आप लोगों को बहुत इजीली वैसे ही हो जाएगा। चेक करने की नीड ही नहीं है, सिर्फ एक क्रॉस चेकिंग मारनी है ताकि कुछ गलती ना हो गई हो भाई हमारे से। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट है, ये डेथ है। द रिमेनिंग पार्टनर हु हैव गेन्ड, जिसने भी गेन करा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शुड कंपनसेट। वो किस किसको कंपनसेट करेगा? ये वाला सेम क्वेश्चन हमारा 2022 के एग्जाम में भी था। रिटायरिंग को तो करेगा ही करेगा, और किसको करेगा? गेनिंग है ना, तो जितने भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं उनको भी करते हैं। क्यों? एंट्री पता है आपको क्या होती है इसकी? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये एंट्री होती है। ऑब्वियसली गेनिंग पार्टनर किस किसको करेगा? जो रिटायर हो रहा है उसको भी, एज वेल एज सेक्रीफाइस वालों को भी। नो पार्टनर नहीं, रिटायरिंग पार्टनर ओनली नहीं, रिमेनिंग पार्टनर नहीं, सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर को थोड़ी ना करता है। फोर्थ हो सकता है रिमेनिंग पार्टनर जिन्होंने सेक्रीफाइस करा, एज वेल एज द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, आंसर नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 24, एबीसी वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। उन्होंने डिसाइड कर लिया, भैया पहले हम वो करते थे 3:2:1 की रेशियो में, अब वो करेंगे 1:1:1 की रेशियो में।
जनरल रिजर्व 60,000 का है, गुडविल है 1,20,000 की, लेकिन पार्टनर चाहते हैं कि वो डिस्टर्ब ना करे जनरल रिजर्व को। एडजस्टमेंट एंट्री बतानी। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए क्या चाहिए? गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कर लेते हैं जरा, होल्ड माइनस न्यू करके देख लेते हैं। पहला तो ए जो हमारा है, ए पंदा है, वो तो आ गया सेक्रीफाइसिंग। बी का देखते हैं। 2/6 माइनस 1/3। इसका तो आ गया जीरो, ना ये सेक्रीफाइस कर रही है ना ये गेन कर रही है। सी कह रहा है हमारे पास 1/6 माइनस 1/3, यानी कि सी तो गेनिंग हो गया। ठीक है, सी हमारा गेन कर रहा है और ए हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं भाई। एंट्री के हिसाब से सी डेबिट में जाना चाहिए। सी डेबिट है हमारा थर्ड के हिसाब से, थर्ड भी और फोर्थ। अब अमाउंट एक बार चेक करना है बस, अमाउंट कैसे जाएगा। ठीक है, 60,000 तो जनरल रिजर्व के हैं और 1,20,000 हमारी गुडविल के हैं। देख लेते हैं भाई। देखो, अगर मैं बात करूं सिर्फ पहले रिजर्व की, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय कितने का था भाई रिजर्व? 60,000 रुपीज का। तो ये तो आ गया 10,000। ठीक है, दोनों का यही आएगा, 1/6 ही है दोनों की। और गुडविल की अगर मैं बात करूं, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000। तो ये हमारे पास आएगा 20,000, यानी कि 30,000 का टोटल गया है। 30,000, ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, सी डेबिट, क्योंकि सी गेनिंग पार्टनर है। एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये ऊपर मैंने सेम सेम चीज आपको ऊपर बताई है। ठीक है, सेम वही चीज आ गई हमारे पास नीचे भी, कि गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। गुडविल कहाँ ट्रांसफर होता है? डेबिट साइड पे, एसेट है ना। अगर मैं कॉलम बनाऊं रियलाइजेशन का, जितने भी मेरे एसेट्स उतरते हैं वो यहाँ उतरते हैं, जितनी लाइबिलिटीज उतरती हैं वो यहाँ उतरती हैं। लाइबिलिटीज इस तरफ पे ऑफ होती हैं और एसेट्स इस तरफ। ठीक है, तो किसका पार्ट है? गुडविल एक एसेट है, तो डेट विल बी डेबिट साइड। क्वेश्चन नंबर 26, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखे हैं 9 लाख की, एवरेज प्रॉफिट 2,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। गुडविल निकालनी है एज पर द कैपिटलाइजेशन। चलिए कर लेते हैं। 9 लाख का सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट तो तभी निकलेगा ना। 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, ये हमारे पास आ गया 1,80,000 रुपये। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं जरा। 2,80,000 में से 1,80,000 चला गया, हमारे पास बचा 1 लाख। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोलता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में NRR। ये फॉर्मूला ध्यान रखना कैपिटलाइज का। अगर एवरेज प्रॉफिट होता है तो एवरेज प्रॉफिट लिखा जाता है, सुपर प्रॉफिट होता है तो सुपर प्रॉफिट लिखा जाता है। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 20, कितना आएगा? 5 लाख विल बी माई आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27,
मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। सबसे पहले वो बोल रहा है करंट रेशियो। करंट रेशियो किसका पार्ट होता है? सोलवेंसी का? नहीं, लिक्विडिटी का। आइदर इट इज लिक्विडिटी रेशियो, या फिर जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं वो वाली, या फिर करंट रेशियो। ये दोनों किसका पार्ट है? लिक्विडिटी रेशियो का। ठीक है, अब हम पता करते हैं जरा इसके ऑप्शन से। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, अगर हम उनको एक ऑप्शन पता कर लेते हैं तो बाकी का हमारे को सिर्फ एक क्रॉस चेक मारना है। ठीक है, तो हमारा ए का सेकंड पार्ट बता रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन भी और थर्ड वाला ऑप्शन भी। ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है? इट इज माय एक्टिविटी रेशियो ऑलवेज। क्योंकि क्यों इन्वेंट्री एक्टिविटी रेशियो हमारी? क्योंकि कितनी इन्वेंट्री मेरी बिकी साल के अंदर, वो मुझे बताना है इस रेशियो के अंदर। और कितनी एक्टिविटी बिकी यानी कितनी इन्वेंट्री मेरी बिकी यानी कि मैंने कितनी एक्टिविटी करी है, तब जाके मेरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता लगेगी। ठीक है, इसका हो गया, बी का हो गया फोर्थ। अब देखो जरा, दोनों ऑप्शन ही बी का फोर्थ बता रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे को सी भी चेक करना पड़ेगा। नाउ सी ऑप्शन विल बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो क्या होना चाहिए? जो भी रिटर्न होते हैं ये सारे किससे रिलेटेड होते हैं? प्रॉफिट से। तो यानी कि सी का क्या होना चाहिए? थर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब देखो ए ऑप्शन तो सी का ए बता रहा है, सी का फर्स्ट बता रहा है, तो यानी कि वो तो गलत हो गया। तो माय आंसर विल बी थर्ड, सी का थ्री एंड डी का फर्स्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो विल बी माय सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। आइडेंटिफाई द कैश ट्रांजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कैश ट्रांजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या क्या आता है, देखो जरा। कैश होना चाहिए उसके अंदर किसी चीज में इन्वॉल्व। अगर मैं मशीनरी खरीद रहा हूँ, बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर, अगर खाली वो बोलता मशीनरी परचेज करो तो डेट विल बी माय कैश ट्रांजेक्शन। बट उसने क्या बोल दिया आगे? बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर, यानी कि ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुई। अगली, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, इसके अंदर भी अगर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर होता तो कैश ट्रांजेक्शन थी। बट उसने क्या बोल दिया? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि इसने उस ट्रांजेक्शन को दूसरी किसी चीज से बदल दिया। थर्ड, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी के टाइम पे, यानी कि कुछ सामान गिरवी रखवा रहा हूँ तो मैंने डिवेंचर इशू करे। अब भाई कैश के बदले में थोड़ी ना करे, तो कैश इसके अंदर भी इन्वॉल्व नहीं हो। परचेज ऑफ लैंड बाय टेकिंग लोन, अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो लोन में भी क्या लूंगा भाई? पैसे ही तो लूंगा, आएगा तो कैश ही। ठीक है, तो परचेज ऑफ लैंड विल बी माय आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। ऑन रिटायरमेंट द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। रिटायरमेंट के टाइम पे जो मेरा रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो किससे क्रेडिट होना चाहिए? क्रेडिट मतलब उसको वो चीज मिलनी चाहिए। पार्टनर का प्रॉफिट होना चाहिए, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। डेबिट होता तो सारे लॉस डालते, क्रेडिट है तो सारे प्रॉफिट डालेंगे। उसका कैपिटल बैलेंस, हाँ भाई। उसकी शेयर ऑफ गुडविल, हाँ ठीक है। बाकियों की थोड़ी ना डलती है, रिटायरिंग पार्टनर की तो डलेगी। उसका शेयर, ठीक है। ई तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो तो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स तो लॉस में आती है। ड्राइंग्स क्या है मेरा? पार्ट ऑफ अ लॉस। अगर वो डेबिट साइड पूछता तो आंसर विल बी ई पार्ट। ठीक है, अभी उसने क्रेडिट साइड पूछा तो मेरा आंसर क्या हो गया? ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। वो बोल रहा है श्वेता, श्रेया एंड शानिया वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। शान्या रिटायर हो गई अब फर्म से आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड 4,50,000। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसको मैंने प्रोवाइड करे 4,50,000। ठीक है, उसने 25% फर्नीचर ले लिया,
एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लिया, फाइन। अब उसको सिर्फ 2,75,000 उसका मैंने अकाउंट में डाले, यानी कि एक मैंने फर्नीचर दिया। फर्नीचर की वैल्यू नहीं दे रखी, बट इतना बोल रहा 25%। ठीक है, और बिल्स दिया कितने का, 52,000 का। इसके बाद उसको कितने देने हैं, 2,75,000। ठीक है, जो लेफ्ट अमाउंट है। अब देखो जरा, इसको ध्यान से समझना। 4,50,000 टोटल था, इसमें से जो रह गए वो माइनस करो, और 52,000 जो मैंने बिल्स दिया वो माइनस करो। फर्नीचर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो 25% मैंने फर्नीचर दिया, उसने बोला टोटल वैल्यू फर्नीचर की क्या थी, 25% आपको नहीं बता रखा। वो 25% तो निकल आएगा, बट वो टोटल वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जरा 4,50,000 माइनस 2,75,000 माइनस 52,000 कितना होता है, माइनस 52,000, दैट विल बी माई 1,23,000 रुपीज। ठीक है, ये क्या है, टोटल फर्नीचर का अगर मैं 25% निकालूं तो डेट विल बी माई 1,23,000, उसने ये बात बोली है। तो मेरे पास अब टोटल वैल्यू ऑफ फर्नीचर आ जाएगा 1,23,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25 विल बी माई आंसर। इसका अब आंसर क्या आ रहा है, आंसर विल बी 4,92,000 रुपीज। अगर आप इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी माई फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। Rohit, a partner, paid the realization expenses of 10,000 and he get a remuneration of 12,000 for completing the dissolution process. और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो बॉन्ड करें रोहित ने। द अमाउंट ट्रांसफर टू इसके कपड़े लगाओ। देखो, कंपनी ने बोला, फर्म ने बोला कि भैया मैं 12,000 पे तेरे को दे रहा हूँ एज अ सैलरी, तेरे ऊपर अब तू कितना खर्चा करता है, वो तेरी मर्जी है भाई, वो तू भुगतेगा, मैं तेरे को 12,000 पे दे रहा हूँ। अब 12,000 देने के बाद उसका एक्सपेंस 10,000 का हो या फिर 20,000 का हो, उसी को ही चेक कर रहे हैं भाई। अब उसके हाथ में है कि वो कम में करे या ज्यादा में करे। रोहित के हाथ में हो गया, उसको 12,000 पे मिल गए फर्म से। अब उसके हाथ में है कि वो 10,000 में उसको एक्सपेंस को खत्म करे या 20,000 लगा दे। कंपनी उसको 1 रुपया ऊपर नहीं देगी भाई, उसने 12,000 दे दिए, चाहे तो 20,000 का एक्सपेंस कर, 8,000 तेरा भुगताई है, हमारा कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब उसके अकाउंट में कितने पैसे जाने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपीज। कम फर्म ने बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे को 12,000 दूंगी, उसके सिवा कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, चाहे तू 10,000 का कर, चाहे 20,000 का कर। उसने 10,000 में कर दिया तो वो उसकी अच्छी बात है, उसका 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। एप्लीकेशन मनी शुड बी एट लीस्ट -% ऑफ द फीस। जो एप्लीकेशन होती है, अगर देखो 100 रुपए का होता है ना, अगर मेरा मान लो चाहिए, तो मिनिमम टू मिनिमम मुझे 5% अपनी एप्लीकेशन रखनी पड़ती है, कम से कम 5 रुपए तो एप्लीकेशन रखनी ही पड़ेगी। ये रूल है। ठीक है, ये एक लॉ है जिसके हिसाब से आपको 5% मिनिमम एप्लीकेशन रखनी है। ठीक है, और जो लास्ट की कॉल होती है, दैट विल बी फर्स्ट कॉल, वो कितनी होनी चाहिए, वो हमेशा 25% होनी चाहिए। ये दोनों चीजें हमेशा ध्यान रखना, पहली वाली 5%, लास्ट वाली 25% होनी चाहिए टोटल वैल्यू। अब एप्लीकेशन शुड बी एटलीस्ट, तो इसका आंसर विल बी माय फोर्थ, ए का फोर्थ पार्ट। देखो जरा ऑप्शंस, दो ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट एंड थर्ड। अगला चेक कर लेंगे। द अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ। ठीक है, यानी कि 25% हमने भी पढ़ा, कॉल जो है वो कितने से नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 25% होनी चाहिए। 25% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए वो, मैक्सिमम। ठीक है,
तो मेरा आंसर आ गया बी का फर्स्ट पार्ट। बी का फर्स्ट पार्ट देखो जरा, फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है, थर्ड ऑप्शन गलत बता रहा हूँ। आगे के चेक, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी आनी चाहिए भैया? 90%। सी का सेकंड सही है। फोर्थ, डी पार्ट, इंटरेस्ट चार्ज इन कॉल्स इन एरियर कितना होना चाहिए? 10%। ये सब एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब आते हैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो मैं आपको ना एक छोटा सा तरीका बताता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड को याद करने। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, जितनी भी मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है वो प्लस जितनी भी मेरी इक्विटी है, ठीक है, दैट विल बी माय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इससे देखो एक तो पता लगी गया मुझे, डी पार्ट है। दूसरा देखते हैं कैसे बनता है। अब देखो, अगर मैं टोटल लाइबिलिटी में से अपनी करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट मेरे पास लाइबिलिटी वाली साइड पे तीन चीजें हैं, इक्विटी, डेट्स और करंट लाइबिलिटी, ठीक है। एसेट वाली साइड पे दो चीजें, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब मैंने टोटल लाइबिलिटी में से इसको माइनस कर दिया तो मेरा ये तो बच गया, ठीक है। देखो जरा ये वाला ऑप्शन है क्या? टोटल लाइबिलिटी वाला नहीं है। और कोई है क्या? नहीं। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी। माइनस करंट लाइबिलिटी का उसमें एक ऑप्शन दिखा रखा है हमारे को। दो ऑप्शन है, एक तो करंट एसेट, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है। देखो हमारे को तो यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी चाहिए। अब एक टोटल लाइबिलिटी किसके इक्वल होती है? टोटल एसेट के। अगर मैं टोटल एसेट निकाल दूं, टोटल एसेट निकाल के यानी कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट अगर मैं करूं तो डेट विल बी माय टोटल एसेट, जिसको हम टोटल लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। उसमें से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूंगा तो डेट विल बी माय कैपिटल एम्प्लॉयड। आंसर विल बी बी एंड डी ओनली, सेकंड पार्ट, ठीक है। समझ में आ गया? हमारे को क्वेश्चन की डेप्थ को समझना है, कैसे कुछ क्वेश्चन को हमारे को सॉल्व करना है वो हमारे को समझना है। तुक्के नहीं बैठने इसके अंदर, जितना समझोगे उतना समझ में आएगा। दिमाग लगाओ ना। अगर एक तरह से वो कैपिटल एम्प्लॉयड दो चीजों को बोल रहा है, डेट और इक्विटी को, तो लाइबिलिटी में टोटल तो तीन ही चीजें होती हैं, डेट, इक्विटी और करंट लाइबिलिटी। अगर मैं टोटल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी हटा दूं तो बात तो वही बनेगी, इक्विटी प्लस डेट्स। सेम वही चीज बन गई हमारी यहाँ पे, ठीक है। और हमने पता ही है, हमने पहले ही पढ़ा है कि टोटल एसेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। चलो क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? एप्लीकेशन आ जाएगी सीधा? नहीं यार, ये तो सेकंड स्टेप मान सकते हैं। पहला तो हमेशा क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इशू करना। कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, फिर लोग जाके अप्लाई करेंगे। तो यानी कि बी और ए होना चाहिए। बी और ए एक ही ऑप्शन बता रहा है हमारे को, डेट विल बी माय सेकंड पार्ट। तो हम इसको टिक कर देंगे, आगे के ऑप्शन सिर्फ क्रॉस चेक मारेंगे। एप्लीकेशन मिलने के बाद वो हमारा ऑप्शन सेकंड वाला बोल रहा है सी होना चाहिए, इनके अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है भाई, जब एप्लीकेशन आ गई तो शेयर अलॉट कर दूंगा, वेरी गुड। फिर डी पार्ट, मेकिंग कॉल मनी ड्यू, फिर उसके बाद कॉल मनी मांगूंगा और बाद में उस कॉल मनी को रिसीव करूंगा, ठीक है। अंडर विच सब हेड वी शो द सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या पूरा नाम है? SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अब ये रिजर्व है तो रिजर्व कौन से हिस्से में आना चाहिए? नाम से पता लग गया, रिजर्व एंड सरप्लस में आना चाहिए भाई। इसको तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है हमारे, ठीक है। अदर इनकम इज 5 लाख विच इज 25% ऑफ द ऑपरेशंस
एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस आर 30% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्स रेट है 40%। अब आपको आफ्टर टैक्स निकालना है। देखो, उसने बोला मुझे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता, बट अगर मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% निकालूं तो मेरे पास 5 लाख आता है अदर इनकम्स। ठीक है, ओवर। तो इससे क्या मैं अपनी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकता हूँ? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25। ठीक है, इससे अगर मैं कट कर दूं तो आंसर विल बी माय 20 लाख रुपीस, यानी कि मेरा RFO आ गया 20 लाख रुपए का। ठीक है, अब उसने बोला एम्प्लॉयज बेनिफिट कितना होगा, वो है मेरा 30% ऑफ RFO। अगर मैं 30% ऑफ 20 लाख निकालूं तो आंसर विल बी माई 6 लाख। ठीक है, चलिए अब इससे आगे का पूरा सॉल्व हो जाएगा। RFO प्लस अदर इनकम क्या निकल के आएगा? टोटल इनकम निकालो जरा। RFO 20 लाख, अदर इनकम 5 लाख, टोटल इनकम विल बी माई 25 लाख। ठीक है, अब इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो। एक ही एक्सपेंस दे रखा है वैसे तो उसने, 6 लाख रुपए का। कितना आ गया? 19 लाख रुपए। ठीक है, ये मेरा क्या निकल के आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी तक टैक्स माइनस नहीं करा। यहाँ पे ऑप्शन में आंसर में निकालना है आफ्टर टैक्स। तो लेस 40% ऑफ टैक्स, यानी कि 19 लाख का 40% मेरा आ जाएगा 7,60,000 रुपीज। ठीक है, 7,60,000, इसमें से मैंने माइनस कर दिया। तो 19 लाख में से अगर मैं 7,60,000 माइनस करूं तो आंसर विल बी मैं 11,40,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यानी कि 11,40,000 सेकेंड पार्ट विल बी माई करेक्ट आंसर। थोड़े बहुत सॉल्विंग है, करना पड़ेगा। ठीक है, सारे एक्सपेंस जितने भी इनकम से प्लस करो, एक्सपेंसेस माइनस करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये सेम क्वेश्चन में 2022 में भी करा था। कॉमन साइज विल बी ऑलवेज माय वर्टिकल एनालिसिस, ऑलवेज। एनुअल रिपोर्ट किस इज फर्निश्ड बाय अ कंपनी टू इट्स, किसको फर्निश करती है भाई एनुअल रिपोर्ट? शेयर होल्डर्स। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट रेफर। अब कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें आ जाती है भाई? नाम से तो वैसे पता लग रहा है भैया कैश की चीजें जितनी भी है जो ऑन द स्पॉट कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास ऑटोमेटिकली फटाफट से आ जाएगा? हाँ भाई आ जाएगा, डिमांड नाम से ही पता लग रहा है डिमांड डिपॉजिट है। FD होती, सेविंग होता तो नहीं है, डिमांड डिपॉजिट हो जाता है। बिल्स रिसीवेबल नहीं, 3 महीने की टाइम पीरियड होता है इसमें, ऑन द स्पॉट चेंज नहीं कर सकते। ट्रेजरी बिल, यस इट कैन बी चेंज। कमर्शियल पेपर, यस। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हाँ हो जाएगी ये भी। विद इन अगर हमारे को कभी भी चेंज कराना हो तो बहुत जल्दी वो चेंज हो जाती है कैश में। माई आंसर विल बी ACDE। देखो जरा, ACD फर्स्ट ऑप्शन विल बी माई आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। करेक्ट सीक्वेंस बताना है। बैलेंस शीट, अरे भाई बैलेंस शीट तो लास्ट में बनाई जाती है, तो बैलेंस शीट तो एक लास्ट का ऑप्शन हो गया।
देखो जरा लास्ट का ऑप्शन है ए कहीं पे। हाँ भाई, ये तो सेकंड पार्ट में है, यानी कि मेरा आंसर सेकंड होना चाहिए। बाकी के देखे। अब शुरू से करते हैं जरा। पहला होना चाहिए सी पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सेक्रीफाइस, सही है। पहला सी पार्ट, उसके बाद सेकंड विल बी माय ई पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन, फिर रिवैल्यूएशन बनता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसमें उसका लोन डाला जाता है और लास्ट में उसकी बैलेंस शीट बना दी। चलो, अमृता एंड कल्याणी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड द बिजनेस बाय एडमिटिंग सूरज एज अ न्यू पार्टनर। इसके जरा एक बार केस स्टडी पढ़ लेते हैं। गुडविल बॉट बाय द सूरज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। देखो, सूरज लेकर आया है 90,000 रुपीज की गुडविल, जो कि उसने खुद बोला है 1:4 में बांटी जाएगी। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ठीक है, और 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4/5। इसका आंसर आ गया 18,000 और दूसरे का आ गया 72,000। देखो उसने सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस उसने बताई नहीं है यहाँ पे, तो आंसर विल बी माई थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। देखो जरा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हुआ है। देखो, 25 लाख से 27 लाख हो गया, 2 लाख का प्रॉफिट है। 10 लाख से 50 लाख, तो 40 लाख रुपए का प्रॉफिट, क्या बात। और कंप्यूटर 2.5 लाख से 50,000 हो गया, 2 लाख रुपए का नुकसान। यानी कि 40 लाख रुपीस का मेरा प्रॉफिट हो गया टोटल। अब इस 40 लाख को जरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसमें करना है, ओल्ड रेशियो में। कोई भी प्रॉफिट होगा ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। चलो, 40 लाख इंटू में 3/, ठीक है, पहला हो गया 24 लाख। ऑप्शन देखो जरा, दूसरे को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, 24 लाख आ गया और 16 लाख। व्हाट इज द अपडेट शेयर इन वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन केस स्टडी भेजिए। 5 लाख रुपए का आपका फंड था और आपका क्लेम कितने का है, 2 लाख रुपए। कितना बचा, 3 लाख रुपए बचा भाई। कैसे निकला, 5 लाख में से 2 लाख जो भी मेरा क्लेम है वो मैं माइनस कर दूंगा, तो वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, 3/5। ठीक है, करो जरा, 6 × 3, 1,80,000। पहला वाला पार्टनर का पूछ रहा है, अमृता पहली वाली पार्टनर है। हाँ, पहली वाली पार्टनर है, तो आंसर आ गया हमारा 1,80,000, यानी कि सेकंड। वट जनरल एंट्री विल बी पास, जो हमारी बुक्स के अंदर है, गुडविल। देखो जरा, बुक्स के अंदर गुडविल कितनी है, बुक्स के अंदर है 60,000 रुपए की। जो भी सारी चीजें बुक्स के अंदर है वो सारी ओल्ड रेशियो में बांटी जाएंगी, ये हमेशा ध्यान रखना। सिर्फ एक वैल्यूड गुडविल होती है जो सेक्रीफाइसिंग में बांटी जाती है, बाकी सारी की सारी चीजें हमारी ओल्ड में बढ़ती हैं। 60,000 थी, मल्टीप्लाई बाय 3/5 अगर मैं करूं, तो आंसर विल बी माई 36,000 और दूसरे का 24,000। अब एंट्री क्या होनी चाहिए, पार्टनर्स, अगर मैं एसेट को खत्म कर रहा हूँ तो 2 गुडविल होना चाहिए, पार्टनर्स डेबिट करके 2 गुडविल। देखो जरा ऑप्शन, आंसर विल बी माई बी पार्ट। ठीक है, अमृता कल्याणी 2 गुडविल। क्वेश्चन नंबर 45, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, कब एडमिट होगा, इफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्रीज, मेजोरिटी एग्रीज, वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्रीज, या 4/5। हमेशा इसका आंसर होगा एग्जिस्टिंग। जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं कर रहे, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते फर्म से रिलेटेड। ठीक है, एक और केस स्टडी देखो।
XYZ Limited has been operating in the field of FMCG product in the South Indian market. उन्होंने 20 लाख रुपीज की उनको एडिशनल कैपिटल चाहिए, तो जो उन्होंने रेस करी 12 लाख रुपीज का डिस्काउंट पे करा, जो 6 साल के बाद रीपेबल है। ठीक है। और बाकी के 8 लाख रुपए प्रीमियम पे इशू करा, ये परपेचुअल के नेचर के हैं। ठीक है, परपेचुअल नेचर के हैं। 6 साल के बाद सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने जो है 5 लाख रुपए का लोन ले लिया। ठीक है, फ्रॉम पीएनबी अगेंस्ट 5% होता 8 लाख रुपए का अपने डिवेंचर इशू करके एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। द कंपनी सक्सेसफुली रैन इट्स। 5 लाख रुपए का लोन लेकर 8 लाख रुपए की कोलेटरल सिक्योरिटी कर दी। चलिए आंसर ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। XYZ लिमिटेड पूछ रहा है, उसने 12% जो डिवेंचर इशू करे हैं डिस्काउंट पे, वो कौन से टाइप के डिवेंचर है। देखो नाम से क्या पता लग रहा है, रीपेबल है ना, हो रहे रिपेबल, तो क्या आना चाहिए भैया, रिडीमेबल। कोई भी रीपेबल वाला होगा, ऑलवेज भी रिडीमेबल। ठीक है। सेकंड, परपेचुअल नेचर वाला को क्या बोलते हैं, परपेचुअल नेचर वाला को कहीं पे बात कर रहा है कन्वर्ट करने की, नहीं। पे करने की बात कर रहा है, नहीं। ठीक है, और बियरर तो उसका तो हमने पहले भी 2022 में भी पढ़ा था, इसका तो कुछ और ही होता है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, तो आंसर विल बी इररिडीमेबल। ठीक है। 48th क्वेश्चन, while issuing 10% डिवेंचर ऑफ 10 लाख एट 10% डिस्काउंट, व्हाट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू डिस्काउंट। देखो 12 लाख रुपए की डिवेंचर है, एक डिवेंचर कितने का, 100 रुपये। ठीक है, डिवेंचर आ गए मेरे पास 12,000। ठीक है, अब उसने बोला डिस्काउंट बताओ। 100 रुपए की चीज पे डिस्काउंट अगर मैं माइनस करूँ, 90 रुपए का डिवेंचर हो गया और 10 रुपए का मेरा डिस्काउंट। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर मैं करूँ तो 1,20,000 विल बी माई डिस्काउंट। ठीक है। 49th क्वेश्चन, इफ 5% डिवेंचर ऑफ 8 लाख ऑफ 100 वर इशूड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या अमाउंट जाएगा। ठीक है, देखो इसके अंदर वही सबसे पहले 8 लाख डिवाइडेड बाय 100 करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ गया 8,000 डिवेंचर है, और 15 रुपए का प्रीमियम उसने बोला। ठीक है, तो 15 इंटू मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया, सेम 1,20,000। लास्ट क्वेश्चन है, कंपनी रेज अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम पीएनबी अगेंस्ट 5% डिवेंचर ऑफ 8 लाख। कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करिए 8 लाख रुपए की 5 लाख के लोन के बदले, तो डिवेंचर सस्पेंस में कितना चाहिए। देखो बैंक की बात कर रहा है, लोन लिया भाई, ठीक है, अच्छी बात है। बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज है, और उसकी जगह मैंने डिवेंचर इशू कर दिए 8 लाख रुपए। ठीक है, जब वो डिवेंचर इशू कर रहा है तो डिवेंचर 8 लाख की इशू कर रहा है, तो सस्पेंस में भी कितना जाना चाहिए, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख या 13 लाख। भाई जितने की डिवेंचर इशू कर रहा है उतना ही तो डिवेंचर सस्पेंस में डालूंगा, तो आंसर विल बी माई थर्ड। समझ में आ गया जी इतना। ये था हमारा 2022-23 का एग्जाम। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। इससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता लग गया, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा वो पता लग गया, किस तरीके से हमारे को सॉल्व करना है, किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, वो सब आपको पता लग गया। ठीक है, इसको एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना। और अब हम मिलते हैं अब नेक्स्ट पेपर में 2024। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।